Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal, and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU, and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम पीपीसीसी 107 की यूनिट 7 को कंटिन्यू करेंगे, एटीट्यूड एंड एटीट्यूड चेंज। हमने फर्स्ट पार्ट में डेफिनेशन ऑफ एटीट्यूड, ठीक है, उसका मीनिंग, स्ट्रक्चर, टाइप्स पढ़े थे और फंक्शंस पढ़े थे। सेकंड पार्ट में हमने एटीट्यूड फॉर्मेशन की, एटीट्यूड बनता कैसे है वो हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि एटीट्यूड चेंज कैसे होता है। ठीक है, एटीट्यूड चेंज कैसे होता है, इसमें हमारे पास बैलेंस थ्योरी है, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी है और परसुएशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बैलेंस थ्योरी से। तो सबसे पहले तो है इसमें एटीट्यूड चेंज। पहले तो हमें ये देखना है कि एटीट्यूड चेंज का मतलब क्या होता है। तो एटीट्यूड चेंज एक प्रोसेस है इसमें कि जो हमारे एटीट्यूड का बैलेंस होता है वो चेंज होता है। अब ये बैलेंस क्या है कि हमें कोई भी चीज़ या तो पसंद होती है तो नहीं पसंद होती है। ठीक है, हमारा एटीट्यूड या तो पॉजिटिव होता है उसके लिए, या तो नेगेटिव होता है। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है इस चीज़ को हम बोलते हैं बैलेंस। ठीक है, तो हमारा जो ये बैलेंस है ये चेंज होता है कि कोई चीज़ पहले हमें बहुत ज़्यादा पसंद थी, ठीक है, हमारा उसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड था, और अब वो ट्रांसफॉर्म हो गया है, चेंज हो गया, या फिर बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है। तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है। तो और इस बैलेंस में जो चेंज आता है इसे हम एटीट्यूड चेंज बोलते हैं। अब इसकी प्रोसेस को काफ़ी अप्रोचेस से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है। हमारे पास यहाँ पे थियरीज तो दो हैं, सबसे पहले बैलेंस थियरी है, दूसरी है कॉग्निटिव डिसोनेंस थियरी। और परसुएशन की वजह से भी हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है कि हम दूसरों की बातों को सुन करके, ठीक है, और उनसे इंस्पायर होकर के या फिर उनकी बातें सुन करके हम अपना एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं। तो वो परसुएशन भी हमारे एटीट्यूड को चेंज कर सकता है। सबसे पहले हम इसमें बैलेंस थ्योरी को समझेंगे कि बैलेंस थ्योरी क्या है। तो ये डेवलप करी गई थी 1946 में फ्रिट्ज हाइडर ने, और इसमें इन्होंने 3 कंपोनेंट्स हमें बताए थे। ठीक है, इस पूरी थ्योरी में 3 कंपोनेंट्स हैं। एक तो है पी, फिर है ओ और एक है एक्स। ये 3 कंपोनेंट हैं जो वर्क करते हैं। इन तीनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है वो बैलेंस में होना चाहिए, और जब वो बैलेंस में होता है तो हमें पॉजिटिव आउटकम्स मिलते हैं। ये इस थ्योरी में 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। पी है पर्सन, ओ है अदर पर्सन, और एक्स की बात है, एक्स है वो ऑब्जेक्ट, वो कोई भी चीज़, वो कोई भी स्टिमुलस जिसको लेकर के हमने एटीट्यूड बनाया है, यानी कि जिसके बारे में डिस्कशन हो रहा है इन दो जनों के बीच में, वो हमारा एक्स है। इसे हम एटीट्यूड ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ये पी ओ एक्स, इन 3 चीज़ों के बीच में, ठीक है, 3 कंपोनेंट्स के बीच का रिलेशनशिप कैसा है, वो बैलेंस में होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं होता है तो वहाँ पे क्या आएगा, अनबैलेंस आएगा, और उसको हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब भी अनबैलेंस आएगा हमें कुछ ना कुछ अनकंफर्टेबल फील होगा, अनईजीनेस होगी, तो उस अनईजीनेस को हम लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी होती है एज ए ह्यूमन। यहाँ पर हम एग्जाम्पल से इसे समझते हैं कि पी हो गए आप, ठीक है, द पर्सन, यानी कि पी हो गए आप पर्सन, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड, ठीक है, या फिर आपकी फैमिली, या फिर कोई भी हो सकता है। तो पी हो गया आप, पी हो गए आप, ओ हो गए आपके पेरेंट्स, और एक्स हो गया ये आइडिया की साइकोलॉजी जो लेना अच्छा है आपके लिए फील्ड में, इस फील्ड में आना, या फिर बुरा है। ठीक है, साइकोलॉजी को लेकर के आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है, आपके पेरेंट्स का भी पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है, तो नेगेटिव हो सकता है। अब पी और ओ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पी आप हैं, वो आपके पेरेंट्स हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को पसंद करते हैं, आपके पेरेंट्स आपको पसंद करते हैं, तो आप दोनों के बीच में तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर आप साइकोलॉजी को पसंद करते हैं और आपके पेरेंट्स भी इस फील्ड को पसंद करते हैं, तो आप तीनों के बीच में क्या हो गया, एक पॉजिटिव जो है रिलेशनशिप सबके बीच में है। तो यहाँ पे क्या है, बैलेंस। आप अपने पेरेंट्स को भी पसंद करते हो, और आपके पेरेंट्स भी साइकोलॉजी को पसंद करते हैं, आप भी साइकोलॉजी को पसंद करते हो, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, सब कुछ बैलेंस है, कोई इधर प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप आपके पेरेंट्स को तो पसंद करते हो, बट आप साइकोलॉजी को पसंद करते हो, और आपके पेरेंट्स का मानना है कि साइकोलॉजी की फील्ड जो है इसमें कोई स्कोप नहीं है, ये अच्छी फील्ड नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे अनबैलेंस आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनबैलेंस, कि आप तो आपके पेरेंट्स को पसंद करते हो, आपके पेरेंट्स भी आपको पसंद करते हैं, बट आप जिस चीज़ को पसंद करते हो आपके पेरेंट्स उसे पसंद नहीं करते। ठीक है, तो जो ये एटीट्यूड ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट की इधर बात हो रही है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, अनबैलेंस आ रहा है, इम्बैलेंस आ रहा है, और इसको आप क्या है, ठीक करने की कोशिश करोगे। अब इसमें आप कैसे कर सकते हो कि या तो आप अपने पेरेंट्स को लेकर के जो आपका बिलीफ है कि आप उन्हें पसंद करते हो, या तो आप उन्हें नापसंद करने लग जाओगे, या तो आपके पेरेंट्स आपको नापसंद करने लग जाएंगे, या फिर आप अपने पेरेंट्स को इतना पसंद करते हो कि आप अपना बिलीफ जो आपने साइकोलॉजी को लेकर के या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के बना रखा था, इसको आप जो है अपना बिलीफ इसके लिए चेंज कर लोगे, या फिर आपके पेरेंट्स इसके लिए अपना बिलीफ चेंज कर लेंगे। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो अपने बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। वो भी डिपेंड करता है, अगर आपके पेरेंट्स हैं यहाँ पर तो आप अपने आप को चेंज करोगे। अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसको आप इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, एवरेज ही आपका फ्रेंड है वो, ठीक है, नॉर्मल, तो आप अपना साइकोलॉजी को लेकर के बिलीफ चेंज नहीं करोगे, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर चेंज नहीं करोगे अपना बिलीफ। आप उसके पर्सन के टुवर्ड्स जो आप दोनों पी और ओ के बीच का जो रिलेशनशिप है
वो चेंज हो जाएगा, वहाँ पर वो एटीट्यूड चेंज हो सकता है। तो ये जो रिलेशनशिप है इससे हमें बैलेंस करना होता है। ये हम क्यों बैलेंस करते हैं? ताकि वो जो हमें जो अनकंफर्टेबल फील हो रहा है वो हम लोग ठीक कर सकें, वो बैलेंस में आ सके। यही पूरी थियरी है, बैलेंस थियरी। इसको अब हम थियोरेटिकली समझेंगे। जैसे यहाँ पे है टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, कि अब 2 टाइप्स के रिलेशनशिप की यहाँ पे बात हो रही है। पहला तो एक है सेंटिमेंट रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप बेसिकली आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस के ऊपर बेस्ड है कि आपको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है। आपने क्या अपना एटीट्यूड किसी भी चीज़ को लेकर के बना रखा है कि आपको चाय पसंद है या फिर कॉफ़ी पसंद है, या फिर आपको कोई क्रिकेट टीम पसंद है या नहीं पसंद है। ये नॉर्मल जो आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग है, वो आपका सेंटिमेंट रिलेशनशिप है, जो आपके इमोशंस और फीलिंग्स से आपने बनाया है। ठीक है? फिर है इसमें दूसरा यूनिट रिलेशनशिप। यूनिट रिलेशनशिप कैसे अलग है सेंटिमेंट रिलेशनशिप से, कि यहाँ पर पोसेशन और एसोसिएशन के ऊपर ये बेस्ड होता है। यानी कि आपकी कोई अपनी खुद की कंपनी है, ठीक है? आप उस कंपनी के मालिक हो, यानी कि आप उस कंपनी से एसोसिएट करते हो, इस वजह से आपको वो कंपनी पसंद है। या फिर 2 जने हैं यहाँ पर, रितेश और ओमकार। ये दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, एक जगह पर काम करते हैं, इस वजह से ये दोनों एक-दूसरे से एसोसिएट करते हैं और एक-दूसरे को पसंद कर रहे हैं। या फिर किसी चीज़, एक ही कॉमन चीज़ के बारे में, अपने ऑफ़िस के बारे में ये लोग बात करें, उसके टुवर्ड्स एक ही जगह पे ये दोनों काम कर रहे हैं, इस वजह से इनके बीच में एक रिलेशनशिप बना हुआ है। ठीक है? तो यहाँ पर यूनिट रिलेशनशिप में बेसिकली जो रिलेशनशिप बनता है वो कुछ फैक्ट्स की वजह से एसोसिएशन बन रही है। ठीक है? यहाँ पर जो है इमोशंस कम होते हैं, और फैक्चुअल जो एसोसिएशन है, रिलेशनशिप है कि आप एक ही जगह पे काम कर रहे हो या फिर एक ही कंपनी में आप लोग काम कर रहे हो, एक ही टीम के आप मेंबर हो, इस वजह से आप लोग एक साथ हो। तो ये हो गया। या फिर आप किसी एक कंपनी से एसोसिएट करते हो, इस वजह से आपका उस कंपनी के साथ एक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव एसोसिएशन बना हुआ है। तो सेंटिमेंटल रिलेशनशिप आपके इमोशंस, पर्सनल जो आपकी बिलीफ्स हैं, पर्सनल आपके इमोशंस, लाइकिंग डिसलाइकिंग, उसके ऊपर बेस्ड होता है सेंटिमेंट रिलेशनशिप। यूनिट रिलेशनशिप में बेसिकली आपको इस वजह आप किसी चीज़ से एसोसिएट करते हो, फैक्चुअल कोई एसोसिएशन है या फिर पोसेशन है, इस वजह से आपका उधर रिलेशनशिप बना हुआ है। तो यहाँ पे 2 तरीके के रिलेशनशिप हो सकते हैं, और ये भी आपका जो ये ट्रायड है POX का, इसको इन्फ्लुएंस करता है। इस वजह से हम ये टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इसमें पढ़ रहे हैं। अभी बैलेंस और इम्बैलेंस होता कैसे है, वही बात पहले जो हमने देखी थी, कि अगर बैलेंस्ड होता है, ठीक है, कंसिस्टेंट है, POX के बीच में जो बैलेंस रिलेशनशिप है, तो जो आउटकम्स आएंगे वो भी पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, हमेशा हार्मनी बनी रहेगी। लेकिन अगर कहीं पर इनबैलेंस आता है, यानी कि इनकंसिस्टेंसी आती है रिलेशनशिप में, P और O के रिलेशनशिप में, या P और इन तीनों के रिलेशनशिप में, तो वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव आउटकम्स आते हैं। पॉजिटिव आउटकम्स कैसे आएंगे? जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, माई एनिमीज एनिमी इज माई फ्रेंड इज बैलेंस्ड बिकॉज इट इज कंसिस्टेंट। जैसे आपने सुना होगा कि मेरे दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये डायलॉग आपने काफ़ी मूवीज़ में, सीरियल्स वगैरह में सुना होगा कि मेरे दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि मेरा दुश्मन, ठीक है, और एक दूसरे इंसान का दुश्मन, यानी कि एक्स की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, एक्स यानी कि जिसके बारे में हमने एटीट्यूड, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो, ठीक है, मैं भी उसे पसंद नहीं करता और एक अदर पर्सन है वो भी उसे पसंद नहीं करता। ठीक है, तो हमारा एक्स को लेकर के क्या है, बैलेंस्ड एटीट्यूड आया है। मैं भी, जो पी है वो भी एक्स को पसंद नहीं करता, नेगेटिव एटीट्यूड है, ओ भी एक्स को पसंद नहीं करता, नेगेटिव एटीट्यूड है। तो हम क्या करेंगे, पी और ओ एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि हम दोनों जने एक चीज़ को पसंद नहीं करते। यहाँ पे क्या हुआ, बैलेंस आ गया। तो उस बैलेंस की वजह से हम एक दूसरे के साथ भी रिलेशनशिप कैसा रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। लेकिन अगर मैं एक्स को पसंद करता हूँ लेकिन ओ एक्स को पसंद नहीं करता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो मैं अपना एटीट्यूड एक्स को लेकर के बदल लूंगी, या फिर मैं ओ को लेकर के अपना एटीट्यूड क्या बनाऊंगी कि भाई मैं भी ओ को पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं चाय पसंद करती हूँ लेकिन ओ को चाय पसंद नहीं है। तो ये बैलेंस और इम्बैलेंस आता है। अब हमारी एक मोटिवेशन होती है बैलेंस हमेशा बनाए रखने की, एक हार्मनी को बनाए रखने की। तो इन बिहेवियर को भी स्टडी करने के लिए हम इस थ्योरी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी बैलेंस थ्योरी। अब इसमें है मोटिवेशन टू बैलेंस, कि हमारी मोटिवेशन होती है बैलेंस बनाए रखने की। जब भी हमारे पास कुछ भी, जब भी कोई अनबैलेंस स्टेट आती है तो हम स्ट्राइव करते हैं बैलेंस स्टेट की तरफ, और यही हमें मोटिवेट करते हैं अपने या तो एटीट्यूड को चेंज करने के लिए, किसी भी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के टुवर्ड्स या फिर किसी दूसरे पर्सन के टुवर्ड्स। अब एक स्टडी हुई थी इससे, जो कि करी थी हाइदर ने 1958 में स्टडी करी थी, जिसमें कि पार्टिसिपेंट्स को बताया गया था, एक ट्रायड बताया गया था। ठीक है, जैसे कि हमने POX अभी ऊपर पहले पढ़ा, वही ट्रायड उन्हें बताया गया था। यहाँ पे P था जिम। ठीक है, अब जिम को बॉब बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है, जिम डजंट लाइक बॉब। तो P क्या हो गया हमारा जिम, O क्या हो गया हमारा बॉब। बट ही लाइक्स द पोएम बॉब रोट। लेकिन जो X वाली चीज़ थी, ठीक है, X कॉम्पोनेंट, X एलिमेंट क्या है, बॉब की लिखी हुई पोएम, जो कि जिम को पसंद आई थी। अब यहाँ पे क्या है, अनबैलेंस आया है कि जिम को बॉब पसंद नहीं है, बट जो X आइटम है वो दोनों को पसंद है, लेकिन जिम को बॉब पसंद नहीं है। तो यहाँ पे एक अनबैलेंस आया है, या तो दोनों एक दूसरे को पसंद ना करते और ना ही उसकी पोएम पसंद होती, तो बैलेंस होता। बट यहाँ पे एक चीज़ पसंद है, एक चीज़ नहीं पसंद है, तो यहाँ पे इम्बैलेंस हुआ है। अब उन पार्टिसिपेंट्स में से, टोटल जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उसमें से 80% ने क्या फील करा कि भाई यहाँ पे चेंज की ज़रूरत है।
और ज़्यादातर जो मेजॉरिटी थी 80% में से जो ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स ने बोला कि जो जिम है शुड चेंज हिज सेंटिमेंट टुवर्ड्स बॉब, कि जिम को अपने सेंटिमेंट्स चेंज करने चाहिए बॉब के टुवर्ड्स, यानी कि पी को ओ के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहिए यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर चेंज लेकर के आना चाहिए, रिलेशनशिप में चेंज आना चाहिए। 1/3 ने सजेस्ट करा कि जिम शुड चेंज हिज एटीट्यूड्स टुवर्ड द पोएम, कि जिम को एटीट्यूड ही अपना चेंज कर देना चाहिए। किसके लिए? पोएम के लिए, कि जब उसे बॉब पसंद नहीं है तो उसे की लिखी हुई पोएम भी उसे पसंद नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ उसे चेंज करनी चाहिए। 5% ने सजेस्ट करा कि शायद जो बॉब की लिखी हुई पोएम है वो एक्चुअली बॉब ने लिखी ही नहीं है, वो किसी और ने लिखी है, इस वजह से जिम को वो पसंद आ गई, अगर उसने लिखी होती तो नहीं पसंद आती। 5% का ये कहना था। तो इससे इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि ज़्यादातर लोग, ठीक है, 100% में से 80% ने ये फील करा कि चेंज ज़रूरी है। एटीट्यूड जो भी है, चाहे पर्सन के लिए हो या फिर किसी ऑब्जेक्ट के लिए हो, एक्स के लिए हो, उसको उसमें चेंज आना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि बैलेंस आए। तो हमें इस पूरी जो एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि हमें चेंज चाहिए होता है, हमें हार्मनी और बैलेंस में रहना पसंद है। अब है इसकी लिमिटेशन, कि ये जो पूरी थ्योरी थी इसकी लिमिटेशन क्या रही है। इसमें 2 लिमिटेशन हमें बताई गई हैं। पहली लिमिटेशन तो यही है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशनशिप को नहीं दिखाया गया है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशनशिप कि आपकी जो सिंपल लाइकिंग डिसलाइकिंग या फिर जो एक्सट्रीम आप किसी से दुश्मनी रखते हैं, फिर एक्सट्रीम किसी को पसंद करते हैं, ये जो मैग्नीट्यूड है रिलेशनशिप का, ये यहाँ पर इतना कंसिडर नहीं करा गया है, इसको एक्सप्लेन इतना नहीं करा गया है। जैसे कि आपको चाय पसंद है, ठीक है, आप पियोगे कि आपको चाय पसंद है, ठीक है, और आपका कोई फ्रेंड है उसको चाय बिल्कुल नहीं पसंद, ठीक है, ये सिंपल लाइकिंग डिसलाइकिंग है। लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड आपको बोलता है कि उसको चाय नहीं पसंद और आप बोलते हैं आपको चाय पसंद है, तो अब आपको ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर आपको कुछ चेंज लाने की ज़रूरत हो। ये सिंपल लाइकिंग डिसलाइकिंग है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको चेंज लाना ही हो, कि या तो अब मैं इस इंसान से अपनी दोस्ती तोड़ दूँ, इसको नापसंद करने लग जाऊँ, या फिर मैं चाय को ही छोड़ दूँ। तो ये दोनों चीज़ आप नहीं करेंगे, क्योंकि वो इतना मैटर ही नहीं करता। ये बहुत ही ये जो मैग्नीट्यूड है रिलेशनशिप का, ये फिर काफ़ी ज़्यादा सिंपल, काफ़ी ज़्यादा लो है, इतना इंटेंस नहीं है। लेकिन अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा दुश्मनी रखते हो, ठीक है, और आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और उस दूसरे इंसान को भी पसंद है जिससे आपकी दुश्मनी है, तो वहाँ पर हो सकता है कि आप चेंज करो, बट आपको वो चीज़ इतनी ज़्यादा पसंद हो कि आप ना भी अपना एटीट्यूड चेंज करो उसके लिए, या फिर वो दुश्मन आपको इतना ज़्यादा लगता है कि आप दोनों को वो चीज़ पसंद है लेकिन आप उस इंसान को फिर भी पसंद ना करो। क्यों? क्योंकि आप उससे स्ट्रॉन्ग एनिमिटी फील करते हो। तो कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स के जो मैग्नीट्यूड है वो इन्होंने जैसे इधर एक्सप्लेन नहीं करा था। ये जो थियरी है यहाँ पर दूसरी लिमिटेशन इसकी आती है कि सिर्फ 3 एलिमेंट्स इन्होंने लिए, POX, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। और जबकि जो रियल लाइफ सिचुएशन होती है उसमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स नहीं होते हमेशा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है, मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं। तो सिर्फ 3 एलिमेंट्स से हम पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, फिर उसके बेसिस पर ही सिर्फ एटीट्यूड चेंज नहीं होता। तो ये 2 लिमिटेशन थी, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशनशिप और दूसरा सिर्फ 3 एलिमेंट्स है, ये इसका लिमिटेशन थी। बट स्टिल इतने क्रिटिसिज्म के बाद भी जो इसकी एप्लीकेशन है वो काफ़ी एरियाज़ में होती है। जैसे फ्रेंडशिप डेवलपमेंट में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, कन्फर्मिटी में अप्लाई कर सकते हैं, रिएक्शन टू क्रिटिसिज्म में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी पूरी बैलेंस थियरी। आई होप कि आपको समझ में आई हो। अपनी नेक्स्ट थियरी पे चलते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस थियरी। सेकंड थियरी है हमारे पास कॉग्निटिव डिसोनेंस थियरी। अब कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब क्या है? कॉग्निटिव डिसोनेंस जब आता है जब हमारे पास कन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड्स होते हैं, कि आपको कोई चीज़ एक पसंद है लेकिन फिर भी आप उसको नहीं कंज्यूम कर रहे हो या फिर नहीं उसको बिहेवियर में लेकर के आ रहे हो। कोई भी जो कन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड्स हैं, बिलीव्स या बिहेवियर हैं, वहाँ पर जो ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, वो हमें डिस्कम्फर्ट देता है, जिसको हम कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाया हुआ है, अ पर्सन स्मोक्स, ठीक है, बिहेवियर क्या होगा कि एक पर्सन है जो कि स्मोक करता है, उसको ये पता है कि इसको स्मोक करने से, ठीक है, वो जो कंज्यूम कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, इसकी वजह से उसे कैंसर हो सकता है या फिर स्मोक करना अच्छी बात नहीं है। 2 चीज़ें, उसे स्मोक करना पसंद भी है और उससे ये भी पता है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये 2 बिलीव्स हो गए एक ही चीज़ को लेकर के, जो कि कन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे उसके दिमाग में, और ये जो कन्फ्लिक्ट है ये डिस्कम्फर्ट क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अब क्या करेगा वो इंसान? इस डिस्कम्फर्ट को कम करने की कोशिश करेगा, खत्म करने की कोशिश करेगा। कैसे खत्म करेगा? वो 3 चीज़ें कर सकता है, कि या तो वो अपना बिलीफ चेंज कर देगा कि ये जो इससे कोई कैंसर वैंसर नहीं होता, इतने लोग हैं जो लोग सिगरेट नहीं पीते हैं, ठीक है, जो स्मोकिंग नहीं करते उनको भी तो कैंसर हो जाता है, तो सिर्फ स्मोक करने से तो कैंसर नहीं होता है। तो यहाँ पे वो अपना बिलीफ या तो चेंज कर लेगा, ठीक है, ताकि उसे वो डिस्कम्फर्ट वो हटा सके। या फिर वो क्या करेगा कि अपना बिहेवियर चेंज कर लेगा कि भाई स्मोकिंग से कैंसर हो सकता है, फिर दूसरी बीमारियां हो सकती हैं, तो मैं स्मोकिंग ही छोड़ दूं ताकि एक हार्मनी बनी रहे। आप एक ही चीज़ को लेकर के दो अपने बिलीफ्स नहीं पाल सकते, नहीं रख सकते अपने अंदर, वो डिस्कम्फर्ट आपको क्रिएट करेगा। तो कोई एक चीज़ आप रखने की कोशिश करते हैं, तो या तो आप बिहेवियर छोड़ दोगे कि आप स्मोकिंग छोड़ दोगे, या तो फिर स्मोकिंग को बुरा नहीं समझोगे, अपने उस बिलीफ को चेंज करोगे, या फिर तीसरी चीज़ कि आप अपना परसेप्शन चेंज कर लोगे उस बिहेवियर को लेकर के, कि आप क्या करेंगे कि मैं हमेशा तो स्मोक नहीं करता, या फिर अभी जो मैं स्मोक कर रहा हूँ वो तो जब मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है या फिर बहुत ज़्यादा मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है उसी टाइम पर मैं स्मोकिंग करता हूँ या ड्रिंकिंग करता हूँ, या फिर मैं इतना ज़्यादा तो ड्रिंक नहीं करता। तो अपने बिहेवियर जो हमने करा है
आप ये चीज़ भी रखना चाहते हैं दिमाग में कि हाँ मुझे पता है कि स्मोकिंग करना अच्छी बात नहीं होती और इसकी वजह से बीमारी हो सकती है, लेकिन मुझे स्मोकिंग करना पसंद भी है, ये दोनों चीज़ है। तो आप अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दो कि मैं अभी स्मोकिंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कोई प्रॉब्लम है, मैं उस टाइम पे मुझे इससे कंफर्ट फील होता है, ठीक है, मैं इतना ज़्यादा स्मोकिंग नहीं करता या फिर बहुत ही कम, महीने में सिर्फ 1-2 बार करता हूँ, तो इतना चल जाता है, इससे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। तो वहाँ पे हम तीसरी चीज़ करते हैं कि अपना बिहेवियर को लेकर के परसेप्शन चेंज करते हैं। ये थोड़ा थोड़ा अपने बिलीफ को चेंज करना जैसे ही है, बट बिलीफ चेंज करना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मैनर में हो गया कि आप उसे गलत ही नहीं समझ रहे, और परसेप्शन चेंज करना अपने बिहेवियर को लेकर के कि मेरा जो बिहेवियर है कि मैं अभी स्मोकिंग करूँ, स्मोकिंग करना गलत है, ये बिलीफ ऐसा ही रहेगा, लेकिन मैं जो स्मोकिंग करूँ, मेरा पर्सनल बिहेवियर, मैं इतनी एक्सटेंट में स्मोकिंग नहीं करता कि मुझे कोई बीमारी हो सके, तो मैं जो बिहेवियर कर रहा हूँ वो ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हम कर सकते हैं अपने डिसोनेंस को रिजोल्व करने के लिए, और यही है पूरी डिसोनेंस थ्योरी। इसमें हम अभी थियोरेटिकली पढ़ेंगे। तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली क्या है, हमने एग्जांपल से समझ लिया क्या होता है। अब इसकी साइकोलॉजिकल ड्राइव क्या है। फर्स्टिंगर ने ये थ्योरी दी थी, कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी 1957 में, और इनका कहना था कि हमारे अंदर एक इनर ड्राइव होती है कि अपनी जो भी एटीट्यूड्स हैं या बिलीव्स हैं उनको हार्मनी में रखना, ठीक है। यहाँ पे रिलेशनशिप्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ हमारे ही दिमाग में, हमारे ही अंदर जो 2 से 3 एटीट्यूड्स हैं, कभी नहीं होंगे एक ही चीज़ को लेकर के, हमारे बिलीव्स और एटीट्यूड्स को हार्मनी में रखना और कोई भी डिसोनेंस को अवॉइड करना, यानी डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करना, ये हमारी साइकोलॉजिकल ड्राइव होती है, ऐसा कहना था फेस्टिंगर का। फिर उन्होंने बताया है एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, व्हेन वी नोटिस अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन आवर थॉट्स, एटीट्यूड्स एंड एक्शंस वी फील साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। और ये ऑटोमेटिक होता है रिस्पॉन्स, जब जैसे ही अगर मुझे लगता है कि भाई ड्रिंक करना गलत बात होती है और मैं अपने फैमिली मेम्बर में किसी को ड्रिंक करते हुए देख रही हूँ, ठीक है, जो कि बहुत अच्छे इंसान लगते हैं मेरे कोई फ्रेंड है जो बचपन के मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है और वो ड्रिंक कर रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, तो मुझे भी वो डिस्कम्फर्ट फील होगा कि मेरी नज़र में इंसान इतना अच्छा था और ये ड्रिंक कर रहा है। तो या तो मैं उस इंसान के लिए अपने बिलीव्स को चेंज कर लूँगी, ठीक है, फिर मैं बोलूँगी यार ये इतना तो ड्रिंक नहीं कर रहा ना, थोड़ा बहुत ही कर रहा है, या फिर आज इसको कोई प्रॉब्लम होगी वो इस वजह से ड्रिंक कर रहा है, तो मैं या तो बिलीव्स चेंज करूँगी या तो अपना बिहेवियर चेंज कर लूँगी कि मैं उसे पसंद करना छोड़ दूँ, या फिर मैं उसके बिहेवियर का परसेप्शन चेंज कर दूँ कि जो भी वो बिहेवियर कर रहा है उसको लेकर के अपना परसेप्शन चेंज कर दूँ। तो मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ, क्यों, ताकि वो डिसोनेंस अवॉइड हो सके। और ये जो भी रिस्पॉन्स आएगा, जो भी कंफ्लिक्ट आएगा ना, जब मेरे अंदर एक ही चीज़ को लेकर के, एक ही आइडिया को लेकर के, इंसान को लेकर के, या फिर किसी भी एटीट्यूड ऑब्जेक्ट को लेकर के डिफरेंट थॉट्स या फिर कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आएंगे एक दूसरे से अपोजिट, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही चीज़ को लेकर के, तो वहाँ पर डिसोनेंस क्रिएट होगा और वो ऑटोमेटिक आपके अंदर होगा, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आएगा। Degree of dissonance, the level of discomfort depends on how important the conflicting belief and behavior are to us. अब जो लेवल ऑफ डिसोनेंस है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोनेंस है, वो भी मैटर करती है कि कितना आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, और जितना आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है उसके बेसिस पर अपने बिलीव्स को या बिहेवियर को चेंज करोगे कि वो कितना आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, कितना नहीं रखता है, ये भी डिपेंड करता है। अगर जो डिसोनेंस की डिग्री है वो बहुत ज़्यादा कम हो, ठीक है, तो हम इतना ज़्यादा उसमें कुछ भी चेंज या फिर उसे रिजोल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन अगर ग्रेटर डिसोनेंस होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा डिसोनेंस क्रिएट होता जाएगा, हम क्या करेंगे, हमारी मोटिवेशन, हमको वो चीज़ मोटिवेट करेगी, वो जो डिस्कम्फर्ट है, ठीक है, वो डिसोनेंस हमें मोटिवेट करेगा कि हम इस कन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करें। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, तो इसको हमें रिजोल्व करना होगा। हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देता रहता है कि भाई अब इसको रिजोल्व करो, अब नहीं हो रहा है ये बर्दाश्त, तो फिर हम उसे रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। और रिजोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो बिलीव्स को चेंज करेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जैसे आउटकम्स हैं उससे मैच करता वो अपना बिलीफ बना लेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है अपने इतने डीप रूटेड जो हमारे बिलीव्स हैं उसको चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके घर में, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं जो है ओल्ड वेज ऑफ लिविंग, उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि लड़कियों को ऐसा रहना चाहिए, लड़कों को ऐसा रहना चाहिए, ठीक है, तो उनके जो ये डीपली रूटेड बिलीव्स हैं, ठीक है, उनको चेंज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो पहली चीज़ तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। जो भी नया चेंज आया, जो भी अगर उनको कोई बोलता है कि भाई लड़कियां भी बाहर जाके काम कर सकते हैं या फिर ऐसे कपड़े पहन सकते हैं, तो वो चीज़ वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जो डीप रूटेड बिलीफ है कि जो सोसाइटल नॉर्म्स उनके टाइम पर थे, वो आज तक उनके बिलीव्स वैसे ही बने हुए हैं और उनको चेंज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड बिलीव्स होते हैं। तो दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस को रिजॉल्व करने के लिए अपना बिहेवियर ही चेंज कर दें, लेकिन ये भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि अगर आप खुद के लिए भी सोच सकते हैं कि अगर आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, चिली पटैटो, मोमोज वगैरह, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, और आपको कोई बोले, आपको डॉक्टर ने बोला कि अब ये चीज़ आपको नहीं खानी है, आपकी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ पर आपको कह तो दिया किसी ने कि आपके लिए अच्छा नहीं है और आपको पता भी है कि ये चीज़ें जंक फूड आपके लिए अच्छा नहीं है, बट फिर भी क्या आप अपने बिहेवियर को इतनी आसानी से चेंज कर पाते हो? आप कर सकते हो। ये भी एक तरीका है अपने डिसोनेंस को रिजोल्व करने का कि आप बिल्कुल जंक फूड खाना बंद कर दो, फिर स्मोकिंग बिल्कुल क्विट कर दो, बंद कर दो, लेकिन ये भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम अपने बिलीव्स को चेंज कर सकते हैं रिजोल्व करने के लिए डिसोनेंस, या फिर अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। और लास्ट चीज़, चेंज परसेप्शन ऑफ बिहेवियर,
कि हम रैशनलाइजेशन कर लें कि अरे मैंने इतनी तो चीटिंग नहीं करी ना, चीटिंग करना गलत बात है लेकिन मैंने एग्जाम में चीटिंग करी है। तो मेरे दो कन्फ्लिक्ट हो गए, मेरे ब्रेन में कन्फ्लिक्ट आया है कि मेरी नज़र में चीटिंग करना गलत है लेकिन मैंने फिर भी चीटिंग कर दी। तो अब मैं क्या करूँगी, रैशनलाइजेशन करूँगी, अपने जो भी मैंने बिहेवियर करा है उसका परसेप्शन चेंज कर दूँगी कि यार और जने भी तो चीटिंग करे थे, मैंने अकेले नहीं क्या कर दिया, ठीक है सब लोग चीटिंग कर रहे थे और मैंने इतनी ज़्यादा चीटिंग नहीं करी है। और मतलब जस्टिफिकेशन देना ताकि वो स्ट्रेस कम हो जाए कि मैंने कुछ भी गलत करा है तो मैं आसपास की सिचुएशन के ऊपर उसको डाल दूँ, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कि अरे मैंने इतना गलत नहीं करा, मेरी ये सिचुएशन ख़राब थी। मतलब उसको अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए अपने आप को कुछ ना कुछ बहाने देना या फिर रैशनलाइजेशन करना, वो है चेंज परसेप्शन ऑफ बिहेवियर। कि हम पूरा बिलीफ अपना चेंज नहीं कर पा रहे कि चीटिंग करना सही होता है, ये चीज़ भी नहीं हम भूल पा रहे, ठीक है। हमने हमारा जो बिहेवियर है वो भी हमने कर ही दिया अब, ठीक है, उसको नहीं हम बदल सकते जो पास्ट में हो चुका है। या फिर फ्यूचर में हम कुछ ऐसा कि हमें डॉक्टर ने बोला जंक फूड नहीं खाना लेकिन फिर भी हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर हमने एक बार दोबारा खा भी लिया कहीं वेडिंग में या फिर कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टीज़ वगैरह में, तो हम क्या कर देंगे, अपना परसेप्शन चेंज कर सकते हैं कि मेरी नज़र में तो जंक फूड खाना गलती है बट मेरे फ्रेंड्स ने मुझे फोर्स करा था तो उनकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। तो मेरे दिमाग में वो कन्फ्लिक्ट जो है रिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा वो स्ट्रेस। और ये जो पूरी थियरी है कॉग्निटिव डिसोनेंस थियरीज को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, यूज टू अंडरस्टैंड बिहेवियर लाइक फोर्स कंप्लायंस, डिसीजन मेकिंग एंड एफर्ट जस्टिफिकेशन। ये जो तीन बिहेवियर हैं इसको समझने के लिए, ये इन्हीं तीन बिहेवियर्स को समझने के लिए हम इस थियरी का यूज़ कर सकते हैं। और इन तीन बिहेवियर को भी हम अभी पढ़ेंगे, फोर्स कंप्लायंस क्या है, डिसीजन मेकिंग और एफर्ट जस्टिफिकेशन। तो इसी में जो हमारा पहला बिहेवियर है जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस से, वो है फोर्स्ड कंप्लायंस बिहेवियर। देखो नाम से क्या समझ में आ रहा है, फोर्स्ड, ठीक है, यानी कि आप पे किसी ने फोर्स डाला है। कंप्लायंस बिहेवियर कि आप कंप्लाइंग बिहेवियर शो कर रहे हो, डेफिनेशन से समझते हैं कि कभी कभी आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ता है जो कि आपके ट्रू बिलीफ से मैच नहीं करता, कि आपकी नज़र में कुछ आपके रिलेटिव्स हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद, जो आपको लगता है दुनिया में सबसे बुरे यही लोग हैं, ठीक है। अब आपके वो रिलेटिव्स लगता है आपके पेरेंट्स जो आपको उनके घर लेके गए हैं, तो आपको कैसा बिहेव करना पड़ेगा वहाँ पर कि वो तो बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत ही जो है अच्छे से उनसे बात करनी पड़ेगी, आपको उनको बहुत ही ग्रीट उनको अच्छे से करना पड़ेगा, उनसे अच्छे से बात करनी पड़ेगी। तो ये सब आपको बिहेवियर करना पड़ेगा, लेकिन आपके ट्रू बिलीव्स क्या है, आप उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन आपको शो क्या करना पड़ेगा बिहेवियर कि आप उनको बहुत पसंद करते हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं, आपको ये चीज़ शो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो आपके ट्रू बिलीव्स हैं और जो आपका बिहेवियर है वो एक्चुअल में मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, डिसोनेंस क्रिएट होगा कि आप क्यों कर रहे हो ये काम। और ये मोस्टली हम जब करते हैं जब सोशल प्रेशर की वजह से या फिर ऑब्लिगेशन की वजह से, कि आपके पेरेंट्स ने बोला है आपको ऐसा करना है तो आपको करना पड़ेगा, तो वो ऑब्लिगेशन की वजह से या फिर सोशल प्रेशर की वजह से हम कंप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर भी एग्जांपल दिया है, प्रेजिंग ऑफ फ्रेंड्स बैड सिंगिंग, कि आपके ये दोस्त ने कुछ बहुत ही बुरा गाना गाया है, ठीक है, फिर भी आप उसको प्रेज़ कर रहे हो ड्यू टू सोशल प्रेशर की वजह से हो सकता है। या फिर आपको पता है आपका जो दोस्त है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी जो है मुँह फुला लेता है या फिर बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता है, तो फिर भी आप क्या है उसको प्रेज़ कर रहे हो ताकि वो बुरा फील ना करे। अब यहाँ पे क्या है, डिसोनेंस क्रिएट होगा, कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि जो भी आपके बिलीफ हैं और जो आपका बिहेवियर है वो मैच नहीं कर रहा। और इसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या करोगे, अपने या तो अपने बिलीफ को चेंज कर दोगे। यहाँ पर मोस्टली क्या होता है, वी ऑफन चेंज आर बिलीव्स टू मैच आर एक्शंस, कि हम ज़्यादातर अपने बिलीव्स को ही चेंज कर देते हैं ताकि हमारे एक्शन से वो मैच हो सके। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट देखा गया था फर्स्टिंगर और कार्ल स्मिथ के, तो कार्ल स्मिथ ने एक एक्सपेरिमेंट करा था, पार्टिसिपेंट्स डिड अ बोरिंग टास्क टर्निंग पेग्स फॉर एन आवर। में क्या हुआ कि जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनको एक बोरिंग सा टास्क करने के लिए दिया था जो कि उन्होंने 1 घंटे तक करा, ठीक है। अब उनको क्या कहा गया कि ये टास्क करने के बाद जो बाकी के पार्टिसिपेंट्स हो गए बाहर जाकर के तुम्हें लोगों को ये बोलना है कि ये टास्क जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, तुम्हें बहुत मज़ा आया काम करने में। और इसके बदले में कुछ पार्टिसिपेंट्स को, एक ग्रुप को तो मिला सिर्फ $1 और दूसरे ग्रुप को मिले $20 सेम काम के और सेम ही बात बोलने के कि वो टास्क बहुत इंटरेस्टिंग था, जबकि एक्चुअली में वो टास्क क्या था, बहुत ज़्यादा बोरिंग। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या था कि ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स जिनको कि $1 दिया गया था उन्होंने यही चीज़ बोली कि उनको ये टास्क सच में इंटरेस्टिंग लगा। जिनको जिनको $1 दिया था, सिर्फ $1, उनको वो टास्क ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा देन दोज पे $20। अब ऐसा क्यों हुआ कि जिनको $1 मिला था उनको डिसोनेंस बहुत ज़्यादा फील हो रहा था कि उनको टास्क जो बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा था, और इसके बदले में उन्हें सिर्फ $1 मिल रहा था, तो वो डिसोनेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा था कि यार टास्क इतना बोरिंग है फिर भी मुझे बाहर जाके झूठ बोलना पड़ रहा है कि टास्क इंटरेस्टिंग है। तो जो एक्शन है और जो बिलीफ है, ठीक है, जो एटीट्यूड है और जो एक्शन है वो मैच नहीं कर रहा, बिलीफ और एक्शंस मैच नहीं करे, इस वजह से डिसोनेंस ज़्यादा क्रिएट हुआ। और उसको कम करने के लिए उन्होंने खुद से अपना बिलीफ ही चेंज कर दिया कि ये टास्क सच में इंटरेस्टिंग था। अब उनके पास कोई तीसरा रीज़न तो था नहीं झूठ बोलने का, ठीक है, कि भाई मेरे को $20 मिल रहे हैं इस वजह से मुझे टास्क इंटरेस्टिंग लगा, तो वो उनके दिमाग को वो चीज़ मिली ही नहीं, ठीक है। तो उनको $1 के लिए ये झूठ बोलना कि भाई टास्क बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था वो सही नहीं लग रहा था, ठीक है, फिर भी उनका डिसोनेंस कम नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या करा, अपना बिलीफ ही चेंज कर दिया ताकि उनका डिसोनेंस कम हो, क्योंकि $1 उनको इनफ नहीं था झूठ बोलने के लिए।
जबकि जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स थे जिनको $20 मिल रहे थे, तो उनके पास अच्छा खासा रीज़न था कि भाई 1 घंटा काम करा है, कुछ ऐसा जो टास्क जो बोरिंग था उसके बदले मुझे $20 मिल रहे हैं, तो उनका वो डिसोनेंस इतना बना ही नहीं, ठीक है। उनका डिसोनेंस की जो डिग्री थी वो इतनी नहीं थी कि उनको अपना बिलीफ चेंज करना पड़े, तो उनको इतना डिसोनेंस क्रिएट ही नहीं हुआ उनके अंदर। और $20 वालों को सफिशिएंट रीज़न था उनके पास झूठ बोलने के लिए, $20 कि भाई हमें $20 मिल रहे हैं, इस वजह से हम झूठ बोल रहे, तो डिसोनेंस आया ही नहीं। तो ये डिफरेंस, ये था पूरा एक्सपेरिमेंट। इन्होंने देखा कि हमारे पास जब भी हमारे पास अगर डिग्री ऑफ डिसोनेंस ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ डिसोनेंस होगी, हम उतना ज़्यादा अपने बिलीफ्स को चेंज कर सकते हैं फोर्स कंप्लायंस वाले बिहेवियर में। कि इनको भी यहाँ पे फोर्स करा गया था कि इन्होंने टास्क के लिए हाँ भर दी, इन्होंने 1 घंटा वो काम करा है, इसके बदले में उन्होंने $1 या फिर $20 लिए हैं, तो अभी इनके ऊपर वो ऑब्लिगेशन हो गई कि इन्हें काम करना पड़ेगा, इनको ऐसा बोलना पड़ेगा कि टास्क इंटरेस्टिंग था, क्योंकि इन्होंने पैसे लिए हैं, चाहे $1 लिया हो चाहे $20 लिया हो, तो ये ऑब्लिगेशन इनके ऊपर आ गई दोनों ग्रुप्स के ऊपर। लेकिन जिनको $1 मिला था उनको $1 इतना इनफ नहीं लग रहा था झूठ बोलने के लिए, तो उनका डिसोनेंस कम हुआ ही नहीं, तो उन्होंने क्या करा, अपना बिलीफ ही चेंज कर दिया। जिनको $20 मिले थे उनके पास इनफ रीज़न था कि भाई $20 मिल रहे हैं, इतना सा झूठ बोलना है, तो इतना कोई डिसोनेंस क्रिएट ही नहीं हुआ, तो उन्होंने अपना डिसोनेंस उनका आया ही नहीं, लेकिन उन्होंने झूठ फिर भी बोला फोर्स्ड कंप्लायंस बिहेवियर की वजह से। तो ये था फोर्स कंप्लायंस बिहेवियर। यहाँ पर हम अपना बिलीफ चेंज कर देते हैं, जो कि हमने स्टार्टिंग में 3 चीज़ें पढ़ी कि जब भी डिसोनेंस होता है तो हम 3 चीज़ें चेंज कर सकते हैं, या तो बिलीफ चेंज करेंगे, या तो बिहेवियर चेंज करेंगे, या फिर अपना परसेप्शन चेंज करेंगे। तो यहाँ पर फोर्स कंप्लायंस बिहेवियर में हम अपना बिलीफ चेंज करते हैं। सेकंड है डिसीजन मेकिंग एंड कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब डिसीजन मेकिंग में भी हमें बहुत बार कॉग्निटिव डिसोनेंस फेस करना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशंस होते हैं जो हम लाइफ में बहुत बार फेस करते हैं, वहाँ पर डिसोनेंस काफ़ी ज़्यादा आता है कि आपको कोई 2 चीज़ें उसमें से एक चीज़ चूज़ करनी है। डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं, आपको कोई एक चूज़ करना है। जैसे आपको चूज़ करना है कि आपको मैरिज करनी है या फिर अपना करियर सेट करना है, तो ये एक टफ सिचुएशन हो सकती है। या फिर आपके पास 2 कॉलेजेस के ऑप्शन है, आपको दोनों बहुत पसंद है, या फिर 2 कोर्सेज हैं जो आप अपने लाइफ में हमेशा से करना चाहते थे, दोनों कोर्स करना चाहते थे, बट सिचुएशन क्या आ गई कि आप एक टाइम पर सिर्फ एक कर सकते हो, दूसरा आप नहीं कर सकते, तो ये काफ़ी ज़्यादा टफ सिचुएशन होती है। तो ऐसे में आप डिसीजन मेकिंग में आपके अंदर क्या आएगा, कन्फ्लिक्ट आएगा। तो आप डिसीजन लेने के लिए क्या करोगे, क्या प्रोज एंड कॉन्स देखोगे, दोनों जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, देखोगे। आप हमेशा अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करोगे कि मेरा फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो। दिस क्रिएट डिसोनेंस बिकॉज वी मिस आउट द रिजेक्ट ऑप्शन एडवांटेजेस। और यहाँ पे डिसोनेंस इस वजह से भी क्रिएट होगा कि भाई आप जो है एक ऑप्शन को छोड़ना आपको पड़ेगा, तो वो भी आपको अच्छा फील नहीं कराएगा, अनकंफर्टेबल फील करवाएगा। यहाँ पर भी एक स्टडी हुई थी 1956 में कि यहाँ पर इस डिसोनेंस को, ये डिसीजन मेकिंग की वजह से, वो जो एक ऑप्शन मेरा छूट गया उसकी वजह से जो डिसोनेंस क्रिएट होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो हमने ऑलरेडी ऑप्शन चूज़ कर लिया उसकी अट्रैक्टिवनेस को और ज़्यादा बढ़ा देंगे कि जो हमने चूज़ करा है वो ज़्यादा बेस्ट है। अगर हम वो दूसरा ऑप्शन चूज़ कर दे तो शायद वो इतना अच्छा नहीं होता, बट जो हमने अभी चूज़ करा है ये ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा है। कि किसी को चूज़ करना था मैरिज में से और करियर में से, और उसने करियर चूज़ कर लिया, लेकिन मैरिज चूज़ नहीं करा। मैरिज के जितने भी बेनिफिट्स या फिर अच्छी चीज़ों से मिल सकती थी वो चली गई उसके हाथ से, तो अब वो क्या करेगा, करियर को ज़्यादा और ज़्यादा अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर देगा उस डिसोनेंस को कम करने के लिए। ठीक है, उसके दोस्त वगैरह अगर उसे बोले यार तूने शादी छोड़ दी, शादी के तो इतने फ़ायदे होते हैं, ये होता है वो होता है, तो वहाँ पे वो उस डिसोनेंस को कम करने के लिए, जो उसको फील हो सकता है कि करियर के तो इतने फ़ायदे हैं, मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, ठीक है, मेरे को कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, मैं अपने करियर में बिल्कुल बिना किसी चिंता के, बिना किसी मैं किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं हूँ, किसी को मुझे जवाब नहीं देना, ऐसे वो करियर के फ़ायदे, जो उसने दूसरा ऑप्शन फ़ायदे, वो ज़रूर से ज़्यादा सोचने लगेगा और ज़्यादा उसे अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करता है, यानी कि अपने बिलीफ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है। दे ऑल्सो डाउन प्ले द अट्रैक्टिवनेस ऑफ द रिजेक्टेड ऑप्शन, और जो दूसरा ऑप्शन है उसको डाउन प्ले करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, उसमें और ज़्यादा कमियाँ निकालना स्टार्ट कर देंगे कि अरे मैरिज के तो इतने नुकसान है, हर बार दूसरे इंसान को जवाब देना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, या फिर इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं, इतनी ज़्यादा फाइट्स होते हैं, तो उसके और ज़्यादा नेगेटिव जो आउटकम्स हो सकते थे वो बताना स्टार्ट कर देते हैं। और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्प्रेडिंग अपार्ट द ऑल्टरनेटिव, और इस प्रोसेस को स्प्रेडिंग अपार्ट द ऑल्टरनेटिव बोलते हैं। तो इस पूरी सिचुएशन में, इस पूरे बिहेवियर में होता क्या है कि आपको कोई मुश्किल डिसीजंस लेने पड़ते हैं अपनी लाइफ में, एक ऑप्शन छोड़ना पड़ता है, दूसरा ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है, लेकिन चाहिए आपको दोनों ही थे। तो आप एक जो आपने चूज़ कर लिया है उसको और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करते हो, और दूसरे को और ज़्यादा कम, उसकी कमियाँ निकालना स्टार्ट कर देते हो, ताकि वो जो डिसोनेंस है वो और ज़्यादा कम हो सके, रिड्यूस हो सके। लास्ट है इसमें एफर्ट जस्टिफिकेशन, एफर्ट एंड वैल्यू। पीपल टेंड टू वैल्यू गोल्स मोर इफ़ दे हैव पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट टू अचीव देम। कि अगर आपका कोई ऐसा गोल था जो आपने अचीव कर लिया है, ठीक है, तो वहाँ पर आपने उसके पीछे जितने भी एफर्ट्स लगाए होंगे उसको आप और ज़्यादा वैल्यू करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, उस गोल की और ज़्यादा वैल्यू करना स्टार्ट कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपने उसमें एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाए हैं। अब इसमें डिसोनेंस कैसे आएगा कि मान लो आपने जो भी गोल था आपका कि आपको सरकारी नौकरी करनी है, ठीक है, आपको कोई गवर्नमेंट जॉब लेनी है। अब जब आपने वो जॉब आपको मिल गई, ठीक है, आपकी जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब आपकी लग गई, लेकिन जो उसमें काम आपको करना पड़ रहा है आप उससे बिल्कुल खुश नहीं हो, ठीक है, आपको पैसा बेशक अच्छा खासा मिल रहा है लेकिन आपको काम ही पसंद नहीं है। तो आपने जो इतने साल मेहनत करी थी, ठीक है, जितने एफर्ट्स लगाए थे वो सारे क्या हो गए, एक तरीके से आपके लिए वेस्ट हो गए।
लेकिन आपने गोल तो अपना अचीव कर लिया, लेकिन वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता अब। तो यहाँ पर डिसोनेंस क्रिएट होगा कि यार मैंने अपने 4-5 साल लगा दिए थे इस जॉब को पाने में, और अब जब ये जॉब मुझे मिली है मैं फिर भी खुश नहीं हूँ, मुझे ये काम ही पसंद नहीं आ रहा, मैं इसमें कंफर्टेबली फील नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहाँ पे डिसोनेंस क्रिएट होगा। तो उस डिसोनेंस को कम करने के लिए आप क्या करोगे कि इस डिसोनेंस को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक तरीका तो हो सकता है, 2 तरीके हो सकते हैं कि एक तरीका जो इतना ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है, बट ये हो सकता है कि अरे मैंने इतने ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाए थे फिर भी मुझे इतनी बड़ी चीज़ मिल गई, तो ये बहुत वैल्यूएबल है। लेकिन ये इतना ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं होता कि आपने कुछ भी अचीव करा, कोई अपना गोल अचीव करा, उसके लिए बहुत मेहनत करी होती है। तो ये चीज़ बोलना कि मैंने एफर्ट्स इतने नहीं लगाए थे फिर भी मुझे ये चीज़ मिल गई खैरात में, तो ये बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक हो जाता है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, डिसोनेंस इतना रिड्यूस नहीं हो पाता इससे। कुछ के लिए हो सकता है, बट ज़्यादातर हम इसमें क्या कर सकते हैं, अपने एफर्ट्स को जस्टिफाई करेंगे कि भाई मैंने इतने दुनिया भर के एफर्ट्स लगाए थे, मैंने अपने 4-5 साल लगा दिए थे यूपीएससी निकालने में या फिर नेट के एग्ज़ाम क्लियर करने में, और तब जाकर के मुझे ये चीज़ मिली है, तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। या फिर बहुत लोग थे मेरे साथ के, ठीक है, मेरे साथ के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो जिन्होंने मेरे जितना एफर्ट करा था, उनको नहीं ये अचीव हो पाया था और मुझे मिल गया है, तो इसकी वैल्यू हम इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं एक्चुअल से बहुत ज़्यादा। बेशक हमें वो इतना वैल्यूएबल पहले नहीं लगता, लेकिन उस डिसोनेंस को कंफर्ट करने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, करने के लिए हम लोग उसके वैल्यू और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जो हमारा गोल है कि उस जॉब की वैल्यू को हमने इतना ज़्यादा बढ़ा दिया ताकि वो डिसोनेंस कम हो सके, हम उसे पॉजिटिवली रीअप्रेजल करने लग जाते हैं कि उस जॉब के, ठीक है, जो भी हमारा गोल है उसके और जितने भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव लाइट में हम उसे देखना स्टार्ट कर देते हैं। उसके जितने भी कि हमें देखो इतने से इतने घंटे फिक्स टाइम पे हमें काम करना पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, पेरेंट्स भी खुश हैं, ठीक है, लाइफ बहुत अच्छी चल रही है इस जॉब की वजह से, जॉब से मुझे पैसा बहुत अच्छा मिल रहा है, तो हम उसकी जितने भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं वो सारे देखना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो डिसोनेंस कम हो सके। ये होता है एफर्ट जस्टिफिकेशन, कि हमने जितने एफर्ट्स लगाए हैं उसकी वैल्यू करने के लिए हमको जो गोल मिला है उसकी वैल्यू को हम बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं ताकि वो डिसोनेंस कम हो सके। तो ये थी कॉग्निटिव डिसोनेंस थियरी, और इस थियरी का हम लोग यूज़ करते हैं 3 बिहेवियर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो जिसमें से एक बिहेवियर था फोर्स कंप्लायंस बिहेवियर, दूसरा डिसीजन मेकिंग, और थर्ड एफर्ट जस्टिफिकेशन। अब हमारा थर्ड जो इसमें तरीका है जिसके थ्रू हमारा एटीट्यूड चेंज हो सकता है वो है परसुएशन। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने एटीट्यूड चेंज, उसमें हमने बैलेंस थियरी, कॉग्निटिव डिसोनेंस थियरी को कवर करा, और परसुएशन को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो। अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं और अपने डाउट्स भी लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।